हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहां पर हम देख रहे होते हैं कि यहां पर नूतन काफी खामोश और उदास रहती है क्योंकि जनक की शादी होने वाली रहती है। उसको लगता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, भगवान जिस जनक को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहती थी अब उसका करियर ही खत्म। तभी जनक बोलती है, अम्मा तू काहे टेंशन लेती है, मैं बोल रही हूँ ना, यह फिल्मी भी आया जैसा सिनेमा में भी होता है। यह मेरे और शहरी बाबू की मर्जी से थोड़ी हो रहा है, झूठ मूठ का भी आया है तो तू इतना क्यों सोच रही। लेकिन तभी वहाँ पे फूल काकी जो होती है उसके समझाती है, देख झनक ये शादी नकली नहीं है ये असली है, और तू भी अपने सास ससुर का अच्छा सा सेवा करना और शरीफ बाबू के दिल में जगह बनाना, कोशिश यही रखना, ठीक है। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं होती है। जहाँ पे नूतन अपनी आंसू बहा रही होती है और काफी रो रही होती है और उसकी सारी सखियां जो होती है खड़ी होती है तैयार करने के लिए। जहाँ पे जनक बोलती है, नहीं कहा कि मैं सही बोल रही हूँ, यह शादी नकली है। अभी जब मर्जी से नहीं हो रही तो नकली हुआ। तभी यहाँ पे फूल बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है भगवान कह तुझे सब कुछ प्यार मिले, तेरे ससुराल वाले अपना ले तभी। यहाँ पे नूतन बोलती है, जनक जैसा तुझे लगता है, जैसा तू सोच रही है वैसे इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और यह शादी सच में शादी हो रही है, कुछ भी नकली असली जैसा कुछ नहीं बचा है। पता नहीं तुझे और शहरी बाबू अपनाएंगे भी नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे तो बस यही सोच के बहुत डर लग रहा है। तो बोलती है, अम्मा तुम बहुत सोचती हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उसकी बुआ और वहाँ पे कंका आ जाते हैं। जहाँ पे उसकी बुआ कहती है, माँ बेटी का अगर बकैती बंद हो गया हो तो चलो शादी के मुहूर्त के लिए, वैसे भी लेट हो रहा है। तुम माँ बेटी वैसे भी एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज हो, खत्म ही नहीं होता है इन लोगों का ड्रामा। अरे फूल रानी जल्दी से झनक को तैयार करो, लेके आओ, शरीफ बाबू के साथ इसको मंडप में बैठाना है। तभी कंका बोलती है, वही ना, इन लोग को बस करने दो, करते रहते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे झनक जो होती है वो एकदम से यानी नूतन खामोश होके रो रही होती है। और जैसे ही जनक को दिखती है दुल्हन बने वो गांव के रीति रिवाज में लोग उसको टोकरी में बैठा के लेके आते हैं। तभी उसको याद आता है कि किन परिस्थितियों में अनिरुद्ध और जनक की भी शादी हुई थी, जिस शादी को वो लोग मानने ही वाले नहीं थे। और वह ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि नूतन के सामने बस उसका पास्ट सब कुछ दोहराया जा रहा है। नूतन बड़े खामोशी से देख रही होती है और वह सोच रही होती है कि आखिर मैं इस शादी को कैसे रोकूं, मेरी बेटी की बलि चढ़ने वाली है, उसके करियर का खात्मा होने वाला है, लेकिन मैं चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लावा प्रसन्न की रस्म होती है, जहाँ पे माँ जो होती है अपने झोली से जो भी होती है अनाज वह जनक की झोली में डालती है। उसके बाद हम देखते हैं शहरी बाबू को भी दूल्हा बना के लेके आया जाता है जनक के सामने, यानी ऋषि को। उसके बाद यहाँ पे रस्मों रिवाजों के साथ ऋषि जो होता है वह जनक की मांग में सिंदूर भरता है और काफी गुस्से में रहता है क्योंकि ऋषि ऑलरेडी चिढ़ा हुआ है, एक तो गाँव वालों से और उनके रस्मों से, यह जबरदस्ती की शादी मान नहीं रहा। दूसरी तरफ झनक जो होती है उसको मजाक मिल रही है कि उसको ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहना है, उसके बाद वह यहाँ से चली जाएगी। ऋषि जो होता है वह उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसके बाद वह गुस्से में रहता है क्योंकि ऋषि ऑलरेडी चिढ़ा हुआ है, एक तो गांव वालों से और उनके रस्मों से, यह जबरदस्ती की शादी मान नहीं रहा। दूसरी तरफ झनक जो होती है उसको मजाक मिल रही है कि उसको ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रहना है, उसके बाद वह यहाँ से चली जाएगी। ऋषि जो होता है वह उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसके बाद वह चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि गांव वालों के धमकी वजह से कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बुढ़िया जो होती है वह बोलती है कि हमारे झनक बिटिया का ख्याल रखना, शहरी बाबू वहाँ पे लेके जाके इसको सम्मान देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जनक की विदाई का समय हो जाता है, जहाँ पे ऋषि काफी गुस्से में रहता है, बोलता है, इफ अगर ड्रामा गलत बंद हो गया हो तो चलो, अभी मुझे इससे ज्यादा और नहीं रुकना है। तभी दूसरी तरफ यहाँ पे नूतन जो है जनक को समझाती है, जनक बेटा अपना ख्याल रखना, तू इतनी दूर जा रही है जहाँ पे मैं नहीं आऊंगी, इसलिए तुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जनक को याद आता है कि वो अपनी अम्मा से याद की थी, प्रॉमिस की थी कि वो उनको शहर से बाहर ले जाएगी, लेकिन नहीं ले जा पाई। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है, मुझे उम्मीद है तू बड़ा करेगी। दूसरी तरफ यहाँ पे फूल और रानी कहती है, अरे बस कर नूतन, कितना रोएगी, बेटी जा रही ससुराल, अभी इतना भी नहीं रोते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे नूतन जो होती है वो बोलती है कि बस मैं चाहती हूँ मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे और कुछ इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बेटा पता नहीं वो तुझे अपनाएंगी कि नहीं, जबरदस्ती की शादी में भगवान तुझे हिम्मत दे, और शरीफ बाबू प्लीज इसकी रक्षा करना, इसके इस पे आंच मत आते हुए यहाँ पे बोलते हैं कि यह सब आपकी वजह से, जब आपको पता था गाँव वालों की मेंटालिटी क्या है कैसे, तो आपको अपनी बेटी को मेरे साथ भेजना ही नहीं चाहिए था, तो यह सब अनर्थ नहीं होता है। इन सब में सबसे बड़ी लिपापोती आपकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि वह जो आदमी रहता है वह चिल्लाने लगता है, बोलता है, अच्छा तो तुम अब हमको ब्लेम करोगे, शादी बाबू तुम्हारी शादी हो गई हो और तुम हमारे जीजा जी हो। तभी यहाँ पर ऋषि बोलता है, मुझे जीजा जी बुलाने का हक तुमको किसने दिया, मुझे जीजा वीजा बोलने का हक छोड़ो और हाँ मुझे घर जाना है तो मेरा जो भी फोन वगैरह लिए हो तुम लोग दे दो, इफ अगर गाड़ी की व्यवस्था हो पाए तो गाड़ी दे दो, अदरवाइज मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तभी यहाँ पे उसकी बुआ कहती है, ए शायरी बाबू अकेले नहीं जाना है, तुमको इस झक बिटिया को भी साथ लेके जाना है, यह भी तो मेरे साथ जाएगी ना। तभी यहाँ पे वो जनक और नूतन दोनों को वार्न करता है, बोलता है बस करो, अब एक शब्द और नहीं सुनना है मुझे तुम लोग की बकैती में, मुझे सारा भी इंटरेस्ट नहीं। दूसरी तरफ वो बुढ़ा बोलता है, हाँ हाँ हमारे घर गाड़ी तो है, अभी हम इतना तो दामाद जी के लिए कर ही सकते हैं, जो हमारे गांव में गाड़ी है पंचर पड़ी है, लेके आओ उसमें उसमें झनक बिटिया की विदाई कराते हैं। जहाँ पे बुआ बोलती है, हाँ झनक को लेके जाओ, अपने घर में सम्मान दिलाना है। जहाँ पे नूतन बोलती है, बेटा मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ, बट झनक भी इस शादी से कुछ खास खुश नहीं है पर उसको प्लीज संभालना, यह सब अनजाने में हुए हैं, सब मैं चाह के भी नहीं रोक पाई। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि बस बहुत टाइम वेस्ट हुआ, अब मुझे जाना है। दूसरी तरफ यहाँ पे नूतन बोलती है, चलो बेटा तुम कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है। तभी यहाँ पे झक बोलती है, मुझे अम्मा मुझे कुछ भूख नहीं है और मुझे नहीं खाना है। तभी ऋषि बोलता है, जो खाना है खिलाना है खिला दो, बस गाड़ी आने से पहले ही सब काम करना। तभी यहाँ पे नूतन ज्योति वो हाथ जोड़ के आती है और ऋषि से निवेदन करने लगती है कि झनक मेरी आंखों का तारा है, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लीज आप शरीर अब उसका ख्याल रखना, वह बहुत अकेली और बहुत साफ दिल की है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है, तो हो सके तो उसका बहुत ख्याल रखना और उसे ढेर सारा प्यार देना। उसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी बुलाई जाती है और उसमें जनक बिठा की विदाई होती है, जहाँ पे जनक को बैठा दिया जाता है। जनक काफी रो रही होती है और नूतन भी, क्योंकि उसे अपनी बेटी का यह जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पाता। उसके बाद सारी सहेलियां जो होती हैं वह झक को बाय बोल देती है और यहाँ पे जनक की विदाई जो होती है वह हो जाती है। जहाँ पे जनक जो होती है वह अपने गांव वाले काका बोल रही थी, जब हम पहले आपको बोलते थे हमें इस गाड़ी में बैठाओ तब तो आप नहीं बैठाते थे, और अब आप बराबर मुझे इस गाड़ी में बैठा रहे हो, क्यों बैठा रहे हो, तब तो हमको बैठाने पता है। शरीफ बाबू इस गाड़ी में बैठने के लिए हमें पैसे चाहिए रहता था, हम ठहरे गरीब, 2 वक्त रोटी नसीब होती थी, तो बताओ हम इस गाड़ी में कैसे बैठते, इसलिए देखो आज हम खुद बैठ गया। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, बस करो तुम फालतू की बकवास करना बंद करो, जो भी मैंने बोल दिया, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो तुम बार बार मेरा मूड ऑफ क्यों कर रहे हो, मुझे तो यह नहीं समझ में आ रहा। तभी यहाँ पे जनक बोलती है, अच्छा ठीक है मैं आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं बात भी नहीं करूँ ना तो मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगते हैं, मुझे तो बात करनी पड़ेगी। वैसे भी तो मुझे भूख लगी थी, दाल भात थोड़ा सा खा लिए, नहीं दिए होते तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं, आपने खाने ही नहीं दिया। अम्मा मेरी दाल भात बना के अब मैं पता नहीं क्या करूंगी। तभी यहाँ पे ऋषभ बोलता है, बस भगवान के लिए तुम शांत हो जाओ, झुनझुन मेरा मूड ऑफ मत करो, तुम्हें पता नहीं किस चीज की हंसी और खुशियाँ आ रही है, मैं बोल रहा हूँ ना मेरा मूड खराब हुए। यहाँ पे जुलम बोलती है, अब हम जब आपसे बोल रहे हैं कि हाँ यह सब जानबूझ के शादी नहीं, सब नकली शादी, तो आपको यकीन काहे नहीं हो रहा है, मैंने क्या कुछ जानबूझ के किया है क्या, अब इसमें हमारी क्या गलती है, अब शादी हो गई है तो हो गई है, हम जा तो रहे हैं, अब आपके घर में जाने के बाद पता नहीं हमको दाल चावल मिलेगा भी कि नहीं, तो उससे बढ़िया है कि हम अभी से अपना व्यवस्था कर लें, अब इसमें क्या गलत है कि नहीं। तभी यहाँ पे ऋष बोलता है, अच्छा एक काम करे, गाड़ी रोके, अभी गाड़ी रुके, एक काम करो, यहाँ पे ढाबा है और यहाँ पे जाके तुम खाना खा लो। तभी यहाँ पे जो है ना खुश हो जाती है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं यहाँ पे ईशानी जो होती है वो पीछा करते करते पीहू का उस रेस्टोरेंट के पास यानी होटल के पास आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं जीत जो होता है वो ईशानी को अपने साथ लेके जाता है और ईशानी को बैठने बोलता है, सीट ऑफर करता है और बोलता है, ईशानी सच में तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो, वैसे तो मैं चाहता था कि तुम्हें जल्दी लेके जाऊं, लेकिन तुम्हारे बीच में तबीयत ना गड़बड़ होती तो हम और जल्दी आ जाते, वैसे अब तुम कैसी हो। शानी बोलती है, मैं ठीक हूँ। अरे पीहू बोलती है, मैं ठीक हूँ। तभी यहाँ पे जीत बोलता है, लेकिन पीहू मुझे एक बात बताओ, तुम इतना लेट कैसे हो गया आने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे ट्रेवर बोलता है कि भाभी जी हमें जल्दी चलना पड़ेगा, भैया के आने का टाइम हो गया, शाश्वत भैया का। तभी यहाँ पे शानी बोलती है कि हाँ बट रुको थोड़ी देर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो वेटर को स्कॉच के लिए वाटर ऑर्डर देता है, जहाँ पे पीहू मना करती है ड्रिंक करने से। तभी यहाँ पे जीत बोलता है, कम ऑन ईशानी, अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। अरे पीहू, तो उसके बाद पीहू ज्योति बोलती है, नहीं नहीं जीत अंकल आप मंगाइए, मैं पी लूंगी, इफ आप अगर बोल रहे हो उतना। तभी जीत बोलता है, मेरे सामने तुम
थोड़ा खुल के रहो तुम। एज अ फ्रेंड हमारा सिर्फ एक अंकल बेटी वाला रिश्ता नहीं है, एक फ्रेंड से भी बढ़कर है। ठीक है, तुम अगर उस तक रिश्ते तक जाओगे ना तो तुम सब कुछ। वैसे मैं तुम्हारे हूँ तो बाबा की उम्र का, बट आई एम श्योर आई एम नॉट नैरो माइंडेड। मैं नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारे बाबा भी हालांकि अच्छे हैं, लेकिन मेरे सामने तुम चिल कर सकते हो, पिल कर सकते हो, तुम्हें जो भी। तभी यहाँ पे शायद अभी बोलती है हाँ वो सब ठीक है। एक्चुअली वो लेडी की वजह से ना लेट हुआ। मेरे बाबा अभी भी अच्छे हैं, बट वो लेडी आज भी मुझे रोकना चाहती थी, जानबूझकर रोकना चाहती थी। हर घर में जब देखो तब ड्रामा करती रहती है। कह रही थी मैं ऐसे अनजान आदमी के साथ क्यों जा रही हूँ, मुझे मेरी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, मुझे खाने पीने पे फोकस करना चाहिए। यू नो जीत अंकल वो जब देखो तब एकदम कान में बजी रहती है, कुछ ना कुछ बोलती है। तभी यहाँ पे जीत बोलता है कि अच्छा वो लेडी की बात कर रही हो, ओके ओके। देखो ईशानी, मुझे लगता है माँ होती है, हो सकता है वह तुम पे हक जमाना चाहती हो, इसलिए वह यह सब कर रही हो। वैसे मुझे बहुत खराब आदत लगता है जो लोग बच्चों के लाइक उनके हर चीज में टांग भिड़ आते रहते हैं। बच्चों को भी कुछ चीजें समझनी चाहिए। अगर वो अपनी हर बातें माँ बाप को बताएंगे तो जरूरी नहीं ना माँ बाप समझे। माँ बाप इतने अच्छे नहीं होते। जो देखो बच्चे, जब भी हम माँ बाप बन जाते हैं तो हमारी माइंड जो नैरो हो जाती है, काफी ठीक है, ब्रॉड नहीं रहती, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईशानी को काफी घबराहट हो रही होती है कि ईशानी सोचती है आज चाहे कितना भी लेट हो जाए वो नहीं जाएंगे। जीत कहता है कि अभी एक काम करो, तुम मेरे होटल रूम में चलो, मेरा लॉन्ज है, वहाँ से काफी अच्छा व्यू दिखता है, ठीक है, और मैं तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म कर दूंगा। पीहू को इतना ज्यादा ड्रिंक कराने के बाद उसको ओवरलोड हो जाता है, जहाँ पे वह अपने आप को भी संभाल नहीं पाती है, और जीत जो होता है उसे बहका फुसला के जो होता है लेके चल देता है, घर के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी दीदी जो होती है वो वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पे शाश्वत आता है, बोलता है दीदी ईशानी कहाँ है, ईशानी को बुलाइए ना। तभी यहाँ पे उसकी दीदी बोलती है मुझे क्या पता कहाँ पे है वो, मुझे कुछ बता के जाना जरूरी थोड़ी समझती है। आज मुझे सुबह कितना कुछ सुना है, मुझे बोला है कि मैं बच्चों को भड़काती हूँ, मैं बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं दी, इसीलिए वो ऐसा है। अरे जब मेरे पति का देहांत हुआ तो मैं तुम लोग को बच्चों के संभालने के लिए मैं आ गई ना। अब मुझे लगा इस लड़की की शादी करा दूंगी तो बच्चों की जिम्मेदारियां लेगी। अब मुझे क्या पता था मुझे उल्टा मुंह जवाब देगी। तभी शाश्वत बोलता है अरे दीदी कोई बात नहीं, ईशानी को आने दीजिए, मैं बात करता हूँ, आप उसकी बातों को इतना दिल से क्यों लगाती, कान से सुने कान से निकाल दीजिए ना, इतना भी क्या है। तभी यहाँ पे उसकी बोलती है अगर देख सासू तुझे प्रॉब्लम है तो मुझे घर से निकाल दे, मैं चली जाऊंगी। तभी सासू बोलता है मैंने दीदी आज तक आपको कुछ बोला है, प्लीज निगल इट। दूसरी तरफ यहाँ पे उसकी दीदी कहती है मुझे तो लगता है जीत का इसके साथ कोई संबंध है, इसीलिए तो, और मुझे तो अभी अभी लगता है कि पीछा करते करते पीहू के साथ पहुंच गई होगी, हो सकता है दूसरे किसी बाजू टेबल पे बैठी हो। वैसे भी इसकी सोच जो है ना काफी घटिया लगती है, और यह पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, वरना यह किसी के हाथ धो के क्यों पीछे पड़े। अरे दोनों में एक कॉमन चीज दिखाओ, उसको उसका फोटो मिल जाता है। यह बोलती है एक तरफ अच्छा इंसान नहीं है, दूसरी तरफ बोलती है मैं जानती नहीं हूँ, यह काफी संभव इनका एक अजनबी चीज है। वो बोलती है, वो सासू बोलता है हाँ तुम आप ठीक कह रहे हो, मैं आने दो, इशारे में बात करता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीत जो होता है वह पीहू को अपनी कार में बैठा लेता है और बोलता है पीहू जस्ट रिलैक्स, अभी चलेंगे हम लॉन्च पे और तुम्हें मैं फार्म हाउस से व्यूज दिखाऊंगा, काफी अच्छा पहाड़ों और झरना का व्यू है, एंड देन उसके बाद आफ्टर दैट तुम अपने घर के लिए जा सकते हो, मैं तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, तो इतना जस्ट रिलैक्स, तुम्हारे पापा को मेरे ऊपर पूरा भरोसा है तो इसके लिए तुम इतना चिंता मत करो। उसके बाद हम देखते हैं कि जीत जो होता है वह पीहू को कार से उठाता है और उसके बाद वह उसको बोलता है कि चलो पीहू बस थोड़ी दूर और जाना है, उसके बाद तुम पहुंच जाओगे। उसके बाद वह अपने सारे नौकर को जो होता है वहाँ पे गेट खोलने का, तभी यहाँ पे ईशानी पीछा करते करते आ जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं आपकी साहब की दोस्त हूँ, उनके साथ ही आई हूँ, नहीं तो मैं उन्हें कर दूंगी। उसके बाद वह विवश हो जाता है, बोलता है नहीं नहीं मैडम एक काम करिए आप जाइए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीत जो होता है वो पीहू को रूम में बैठा देता है और वह बोलता है कि पीहू जस्ट रिलैक्स इट, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मत आओ। पीहू बोलती है अंकल मेरा सर काफी भारी भारी लग रहा है, मुझे घर पे भेज दीजिए ना। जीत बोलता है इट्स ओके, तुम्हें वहाँ पे भी जाके तो सोना ही है ना, एंड मैं तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म कर देता हूँ, बट तुम रिलैक्स तो करो। आई थिंक तुम थोड़ा सा ड्रिंक पियो, और यह ड्रिंक जो है ना इससे तुम जो उस ईशानी यानी उस लेडी से चिढ़ती हो ना उसको भूल जाओगे तुम, उसने क्या किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि यहाँ पे दूसरा सर्वेंट जो होता है दरवाजा बंद कर रहा होता है। ईशानी बोलती है नहीं नहीं, मुझे आपके साम से मिलना है, एक्चुअली मैं उनके साथ ही आई हूँ, मैं मिल लूंगी। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशान जिन जो होता है वो पीहू को काफी जबरदस्ती से वो ड्रिंक पिला रहा होता है। इतना पिला रहा था ओवरडोज होने की कि पीहू भूल जाए अगली सुबह की रात को उसको क्या होता है। लेकिन एंड टाइम पे वहाँ पे ईशानी आ जाती है, जहाँ पे जिन जो होता है वो ईशानी को देख के शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन ईशानी जो होती है वो तुरंत पीहू को उठाने लगती है और जहाँ पे पीहू जो होती है उसके साथ बदतमीजी करने लगती है और बोलती है तुम यहाँ पे आ क्यों पहुँचे, मैंने बोला ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। जहाँ पे ईशानी बोलती है तुम्हें चलना पड़ेगा पीयू, तुम समझ नहीं रही हो यह आदमी कितना घटिया है। तभी यहाँ पे जीत बोलता है इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी मिस ईशानी, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है अगर यह बात पति को पता चल जाएगी तो तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी मांग लग जाएगा। ईशानी बोलती है मुझे डर नहीं लगता, मैं अपने एक स्वार्थ के लिए मैं एक छोटी बच्ची की जिंदगी खराब होती नहीं देख सकती, और वैसे भी मेरी लाइफ में बचा ही क्या है, जो करना है कर लो, सब कुछ तो बिखर ही गया है ना। एक शादी इसी भर से जी रही थी, यह भी उखाड़ लो। मुझे अब तुमसे कोई डर नहीं लगता क्योंकि खोने के लिए मेरे पास बचा ही क्या है, सब कुछ तो खो दिया है मैंने। लेकिन तुम्हारी सच्चाई मैं बता के रहूंगी, वो भी सबके सामने आएगी क्योंकि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। तभी यहाँ पे जीत बोलता है अच्छा तुम किससे कहोगे, तुम अपने पति से उस वो भरोसा करेगा या फिर इस पीयू से उसे की वो भरोसा करेगी। ईशानी बोलती है कोई भरोसा करे या ना करे लेकिन तुम्हारी सच्चाई ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, चाहे इसके लिए मुझे मेरा घर शादी सब कुछ तोड़ना पड़े, लेकिन मैं तुमसे सबसे दूर रखूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ऋषि जो होता है वो बोलता है अभी गाड़ी वो चला के लेके जाएगा और पीछे काका को बैठने बोलता है। उसके बाद जनक काफी खुश हो जाती है, बोलती है चलो शरीर भी लेके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऋषि काफी स्पीड से गाड़ी ले जाता है, बट गाड़ी के काफी पुरानी रहती है, स्पीड की वजह से उसका ब्रेक फेल हो जाता है और अचानक से गाड़ी जाके जो होती है एक पेड़ में टकरा के गिर जाती है, जहाँ पे जनक को काफी चोट लग जाता है और वह बेहोश हो जाती है। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।